हेलो स्टूडेंट्स। कॉलेज एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म एजू हब में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर चुके। अब अपन बात करते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक की, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, गलनांक और क्वथनांक को किस तरह से अपन बता सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक, इसको अपन दो तरीके से बता सकते हैं। गलनांक कह लो या मेल्टिंग पॉइंट कह लो, एक ही बात है। गलनांक कह लो या मेल्टिंग पॉइंट कह लो, इसको अपन देखते हैं। तो देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए अपन ये बोलेंगे कि कोई भी जैसे यौगिक है, संकुल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका गलनांक सीधे समानुपाती होता है धात्विक बंध के। धात्विक बंध के सीधे समानुपाती होने से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धात्विक बंध जितना प्रबल होगा, धात्विक बंध जितना ज्यादा प्रबल होगा, स्ट्रोंग होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। पहली बात। दूसरी बात अपन यहां पर करते हैं कि अगर मान लो सेकंड अपन देखें कि धात्विक बंध कब बनते हैं, तो धात्विक बंध बनते हैं n-1d जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धात्विक बंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, धात्विक बंध बनाने के काम में आते हैं। ठीक है। अब बात अपन करते हैं ब्लॉक एलिमेंट की या संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं। तो संक्रमण श्रेणी में देखिएगा, मैं स्कैंडियम से बात करता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो अपने पास में आता है 3d1 4s2, फिर अपने पास में 3d2 आता है, फिर 3d3 आता है, यहाँ 3d5 4s1 आता है, फिर 3d5 4s2 आता है, फिर यहाँ 3d6 7 8 9 और यहाँ सॉरी ये 10 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10। अब देखना, n-1d के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं और आसानी से धात्विक बंध कौन से n-d के भाग लेंगे बनाने में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और वो किस में होंगे, n-1d में होंगे। तो धात्विक बंध प्रबलता से बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रबलता से धात्विक बंध बनाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, गलनांक होगा और वो धातु उतनी ज्यादा कठोर होगी। ठीक है। और उसको तोड़ने में जो बंध काम में आ रहे हैं वो बंध हैं वो उतने ज्यादा प्रबल होंगे, इसलिए इनके गलनांक का मान, मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपन, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ स्कैंडियम को देखो आप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इधर से इधर अगर अपन जा रहे हैं तो n-1d में इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन की नंबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ रही है। इसका मतलब धात्विक बंध बनाने की संभावना बढ़ रही है और धात्विक बंध बनाने की संभावना बढ़ रही है तो बंध की प्रबलता कह सकते हैं पर बढ़ती है और बंध की प्रबलता के साथ साथ गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। अब ये मैग्नीज है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसमें सारे के सारे ये D5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये धात्विक बंध बनाने में भाग नहीं लेते स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। फिर आयरन से लेकर जिंक तक चलते हैं तो देखो आयरन में D6 हो गए तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई डी में। इसका मतलब अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती गई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n-1d में कम हो गई तो धात्विक बंध की प्रबलता क्या हो गई, घटेगी। फलस्वरूप मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। इसलिए अपन यहां पर एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्या होगा, क्रोमियम सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु है, अतः इसका
गलनांक सबसे अधिक होगा, अतः इससे इसका गलनांक सबसे अधिक होगा। ये बात अपन यहां पर करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम सबसे कठोर धातु है, अतः इसका गलनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये गलनांक की बात हो गई। और जिंक तक क्या होंगे गलनांक घटते वे जाएंगे। तो सबसे कम जो गलनांक है वो किसका हो जाएगा, न्यूनतम गलनांक हो जाएगा आपके पास में जिंक का। न्यूनतम गलनांक किसका हो जाएगा, जिंक धातु का। जो मुलायम भी होती है थोड़ी बहुत, गलनांक किसका हो जाएगा, जिंक धातु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसकी बात मेन जो थीम थी वो अपन ने समझ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक फैक्टर आता है रंग, यानी संक्रमण धातु संकुलों में रंग की व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं, उसकी बात अपन ने करनी है। अब देखो, संक्रमण धातु संकुलों में रंग की व्याख्या अपन किस तरह से करते हैं वो देख। रंग, रंग को अपन देखो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, कलर। और कलर किसमें, कलर बात कर रहे हैं अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं, वे तत्व जो संकुल बनाते हैं उनमें किस तरह का रंग होता है और वो रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, इसकी बात अपन करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं संक्रमण धातु संकुलों को अवॉइड करते हुए एक ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा कि कोई भी यौगिक है, कोई भी कलर है या कोई भी वस्तु है वो रंगीन दिखाई क्यों देती है या अपनी आंखों को वो दिखाई क्यों देती है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है जिनको अपन बोलते हैं ईएमआर, क्या बोलते हैं, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें अपन ये कह सकते हैं वो अलग अलग, या ये कहें कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनमें अलग अलग क्षेत्र बने हुए होते हैं, अलग अलग एनर्जी के रीजन बने हुए होते हैं। जैसे रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। ये अपने पास में एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, किसके, ऊर्जा के। अब अगर किसी पदार्थ पर, यहां देखना, अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होती हैं, गिरती हैं, ये पदार्थ है, मान लो कोई भी पदार्थ है, अणु है, परमाणु है, कोई भी संकुल है, इस पर अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे गिरती है तो ये पदार्थ क्या करेगा, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कुछ भाग का अवशोषण करेगा, कुछ भाग क्या करेगा, लेगा। वो इसकी प्रकृति पर, इस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो कौन से, कहां से, इस भाग से एनर्जी लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा। अगर अवशोषण वो कौन से क्षेत्र से करता है, दर्श्य क्षेत्र या विजिबल क्षेत्र से करता है, ठीक है, विजिबल क्षेत्र से करके अगर ये दर्श्य क्षेत्र से क्या करता है, अवशोषण करता है, तो इस पदार्थ के कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न अवस्था से, ग्राउंड स्टेट से कहां जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। ये कौन से भाग की ऊर्जा लेके गए, दर्श्य भाग की, ठीक है। और दर्श्य भाग में ये जो स्पेक्ट्रम बना होता है ये ऊर्जा के क्रम में बढ़ा होता है कि इधर से इधर जाने पर ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अब अपने को प्लांक से पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में लेमड़ा होता है, तो एनर्जी और लेमड़ा का कैसा संबंध हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया। कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी बढ़ेगी और लेमड़ा क्या होगी, डिक्रीज। एनर्जी बढ़ेगी और लेमड़ा क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट अपना काम करेगा, कौन सा, कि यहाँ विजिबल जो क्षेत्र है उसमें अनेक कलर होते हैं और उन कलर को विबज्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विबज्योर। इनको इसी तरह से लिखते हैं, ध्यान रखना, उल्टा लिखा जाता है अगर अपन स्पेक्ट्रम में लिखते हैं
और वैसे अकेलों को लिखो तो सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आर की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होती है, लेमडा आर की क्या होती है, सबसे ज्यादा, और सबसे इधर से इधर जाने पर तो कम हो रही। अब मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ कि कोई भी पदार्थ क्या होता है, लाइट अवशोषित करके निम्न ग्राउंड स्टेट से कहा जा रहा हो, एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा हो, तो क्या होता है देखना, तब होता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने पर वो दृश्य भाग से लाइट अवशोषित करके जा रहा है, तो दृश्य भाग में सारे कलर है, तो किसी ना किसी रंग की तरंग दैर्ध्य तो वो लेके जाएगा। जिस रंग की तरंग दैर्ध्य लेके जाएगा, तो यहां पर उच्च अवस्था में ये क्या होता है, अस्थायी। तो वापस कहाँ आना पसंद करेगा ये, ग्राउंड स्टेट में। कहाँ आना पसंद करेगा, ग्राउंड स्टेट में। और ये जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा, क्या हो जाएगा, जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट में नीचे की तरफ वापस आएगा, ये कुछ ना कुछ भाग को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जन करेगा। जिस तरंग दैर्ध्य की लाइट ये अवशोषित करके वो गया था, उससे विपरीत या संपूरक या पूरक रंग की वेवलेंथ वापस छोड़ेगा। अब संपूरक या पूरक का पता कैसे चलेगा, यहां मैं लिख रहा हूं विबज्योर, आई को हटा रहा हूं क्योंकि वो रंग का एक मिश्रण होता है। वॉयलेट से लेकर येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये पदार्थ, अगर इलेक्ट्रॉन, पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, और ये किस तरंग दैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर रहे हैं, वॉयलेट की, तो जब ये वापस उत्सर्जित करेंगे तो येलो की करेंगे, और वो अपने को क्या होगा, दिखाई देगा। किस, उस पदार्थ का कलर अपने को कैसा दिखाई देगा, येलो कलर दिखाई देगा। तो ये होते हैं संपूरक, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। अगर वो ब्लू का जाएगा तो अपने को ऑरेंज का दिखाई देगा। अब देखो, जैसे बोर्ड आपको कैसा नजर आ रहा है, बोर्ड आपको व्हाइट नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको नजर तो आ रहा है। तो नो डाउट विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्य भाग से ये बोर्ड है वो विजिबल रीजन से लाइट अवशोषित करता है, लेकिन ये सारे सारे जो कलर है ना, इनको सबको वापस क्या कर देता है, रेफ्लेक्ट कर देता है, किसी को भी अवशोषित नहीं करता। इसके कारण ये कैसा दिखाई देता है, व्हाइट। ये आप लोगों के पास में जो ब्लैक इंक दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की क्यों दिखाई देती है, या कोई वस्तु ब्लैक कलर की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि विजिबल रीजन के जो सारे के सारे कलर है वो क्या करता है, अवशोषित, वापस क्या नहीं करता, रेफ्लेक्ट नहीं करता, जिसके कारण वो कैसा दिखाई देती है ना। तभी ब्लैक कपड़े में क्या होता है, गर्मी ज्यादा लगती है। कारण क्या है कि वो सारे के सारे क्या होती है, जो ये सारे के सारे कलर या वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, शायद बात समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, इस तरह से कोई कंपाउंड क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। अब अपन इस बात को लागू कहाँ करते हैं, इस बात को लागू करते हैं अपन संक्रमण धातु संकुलों में, या संक्रमण श्रेणी के तत्व जो संकुल बनाते हैं उन पर, कि वो क्यों बनाते हैं, उनका क्या कारण है ना। ये तो किसी भौतिक वस्तु के रंगीन दिखाई देने का लॉजिक जो था, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्य भाग से लाइट अवशोषित करना था। इसके बाद में अपन देखो इसको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक लाइन लिखता हूं कि इसको नोट्स में शामिल करना आप, कि कोई भी पदार्थ रंगीन तभी दिखाई देता है, रंगीन तभी दिखाई देता है जब उसके अवशोषण का स्रोत हो, उसके अवशोषण का स्रोत हो। ये लाइन मैंने लिखी है, इसका मीनिंग देखो क्या है, कि कोई भी पदार्थ रंगीन दिखाई देगा उसके अवशोषण का क्या हो, स्रोत। अब अवशोषण के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, अवशोषण के स्रोत होने का मतलब किन किन कारणों से अवशोषण हो सकता है। अवशोषण के स्रोत हो सकते हैं डीडी संक्रमण,
दूसरा अवशोषण का स्रोत हो सकता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। और तीसरा हो सकता है फायांस का नियम, फजान रूल, फायांस का नियम। ये सहसंयोजक यौगिकों के रंग की व्याख्या करता है फायांस का नियम। तो अपन दो बात करेंगे, डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, इनकी बात करेंगे कि संक्रमण जो धातु है वो इन दो फैक्टर की वजह से या इन दो अवशोषण के स्रोत की वजह से क्या होगा, रंगीन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर मैं कहूंगा यहाँ पर डीडी संक्रमण को किस तरह से परिभाषित समझा जा सकता है। डीडी संक्रमण, देखो डीडी संक्रमण से पहले अपने को डी कक्षकों का विपाटन पढ़ना पड़ेगा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षकों का विपाटन, तभी अपने को क्या समझ में आएगा, डीडी संक्रमण समझ में आएगा। तो डीडी संक्रमण को अपन उधर समझा देंगे, मैं इस साइड में डी कक्षकों का विपाटन समझा रहा हूं आपको, वो समझ लो। डी कक्षकों का विपाटन, अब डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है, इसके लिए अपने को यह पता होना चाहिए डी कक्षक होते हैं कितने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर अक्स और ये वाई, ये लो। वाई जेड की बात अपन कर रहे हैं, ये वाई और ये जेड। अक्स जेड की बात कर रहे हैं, अक्स और ये जेड। डी एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर की बात मैं यहां कर रहा हूं, ये लो अक्स और वाई। और डी जेड स्क्वायर की बात मैं यहां कर रहा हूं। ठीक, शायद कोई दिक्कत नहीं। 5 डी ऑर्बिटल अपने पास में उपस्थित है। अब देखो, जैसे ही मान लो ये केंद्रीय धातु परमाणु है एम, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, जैसे इसकी तरफ लिगेंड आते हैं, अब लिगेंड कितने आते हैं ये मैटर करता है। यहां पर संभावना देखो क्या है कि हो सकता है लिगेंड कितने आए, 6, हो सकता है लिगेंड कितने आए, 4, यानी ये तो कौन सा क्षेत्र हो गया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, अष्टफलकीय क्षेत्र। और 4 आए तो दो तरह के, एक तो कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर, और एक कौन सा है, टेट्राहेड्रल। एक तो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड और एक कौन सा है, टेट्राहेड्रल फील्ड। अब देखो, अगर अपने पास में केंद्रीय धातु परमाणु के पास में 6 लिगेंड आते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के पास में 6 लिगेंड आते हैं, तो वो कैसे कैसे आ सकते हैं, वो अक्षों के ऊपर से भी आ सकते हैं, वो अक्षों के मध्य से भी आ सकते हैं। अब देखो, अगर फील्ड कौन सा है, अष्टफलकीय, तो ध्यान रखना वो अक्षों के ऊपर से होकर आएंगे, और अक्षों के ऊपर किसके ऑर्बिटल भी उपस्थित हैं, धातु के भी ऑर्बिटल उपस्थित है। तो लिगेंड के ऑर्बिटल और धातु के ऑर्बिटल में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा, किन में ज्यादा होगा, उनमें ज्यादा होगा जो अलोंग द एक्सिस है, अक्षों के ऊपर है। किन में कम होगा, उनमें कम होगा जो अक्षों के मध्य में। अब देखो यहाँ पर अक्षों के मध्य में कौन से डी ऑर्बिटल हैं, ये 3 है, अक्स वाई, वाई जेड और अक्स जेड। और अक्षों के ऊपर कौन से हैं, ये 2 हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक बार बात अपन अष्टफलकीय क्षेत्र की करते हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की ही करते हैं, तो उनमें अपन किस तरह से विपाटन होगा वो अपन यहाँ पर बात कर लें। जब 5 डी ऑर्बिटल में इधर एनर्जी की स्केल बना रहा हूं, एनर्जी की स्केल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस क्रम में बढ़ रही है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी स्केल है, ये लो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्केल है, और मैं यहां पर ऑर्बिटल कह रहा हूं कि ये मेरे पास में 5 डी ऑर्बिटल है।
ठीक है, 5 d ऑर्बिटल हैं तो इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल। तो इनको अपन बोलेंगे डी जनरेट एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे, डी जनरेट एनर्जी लेवल, यानी संभ्रंज ऊर्जा स्तर। संभ्रंज का मतलब क्या होता है, ऊर्जा जिनकी क्या हो, समान। कैसे, देखो यहां सबकी एनर्जी यहां आ रही है, इसका मतलब सबकी ऊर्जा क्या है, समान। ये क्या होंगे, लिगेंड की उपस्थिति में इनमें स्प्लिटिंग होगी। तीन जो हैं वो तो समान ऊर्जा के होंगे जिनमें प्रतिकर्षण अलग लगेगा, और जिनमें ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा दो उच्च ऊर्जा के हो जाएंगे। ये तो हो जाएंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये हो जाएंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनके बीच का एनर्जी गैप है वो डेल ओ से, डेल सी एफ एस सी को ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, क्योंकि लिगेंड कितने 6। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये गैप बता रहा हूं, ये गैप कितना है और ये गैप कितना है। देखो इसको बोलते हैं -0.4 और इसको बोलते हैं +0.6। याद रखने का तरीका, ये कितने हैं, दो, दो का डबल कितना होगा 4, वो तो इधर लिख लो 0.4। ये कितने हैं, तीन, तीन का डबल कितना होगा 6, 0.6 उल्टा याद रखो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा मान लो, अज्यूम दैट कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो मैं इसको यही नीचे वाले ऊर्जा स्तर में भरूंगा, क्योंकि इन डी का विपाटन हो रहा है, तो कहां भरे, नीचे भरो पहले। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा लेगा और कहां जाएगा, इस ऊर्जा स्तर में जाएगा। अब ये जो ऊर्जा लेके जा रहा है, ये जो एनर्जी लेके जा रहा है, ये एनर्जी दर्श्य क्षेत्र से लेके जाएगा। कौन से क्षेत्र से, दर्श्य क्षेत्र से। और दर्श्य क्षेत्र से लेके जाएगा तो ये अपने को क्या क्या दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। तो दो कारण, एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित ही है। और दूसरा बताओ ये क्या है, ये भी तो डी ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है, डी। एक प्रकार के डी ऑर्बिटल से दूसरे प्रकार के डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, संक्रमण। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डी डी संक्रमण। और डी डी संक्रमण के कारण ये यौगिक कैसा होगा, रंगीन। कारण, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण होने वाले इलेक्ट्रॉन दर्श्य क्षेत्र से ऊर्जा लेके जा रहा है, तो जब वापस आएगा तो उसी क्षेत्र की ऊर्जा को वो त्यागेगा, उसी प्रकार की तरंग दैर्ध्य को त्यागेगा जिसका, जो अवशोषित करके गया था उससे विपरीत कलर अपने को दिखाई देगा। अब इसमें एक बहुत शानदार एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है डीडी संक्रमण में, उसकी बात अपन करते हैं। और उसको मैं एग्जाम्पल को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाऊंगा आपको कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन बनता है अपने पास कि क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं Ti(6+3) संकुल के रंग व स्पेक्ट्रम की व्याख्या करो। इस तरह से क्वेश्चन आता है और लगभग हर साल पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें देखो क्या करना होता है, सबसे पहले मैं इसका इसका आंसर किस तरह से लिखूंगा कि टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम की ओरिजिनल स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, यही होता है। और Ti(2O6) में टाइटेनियम कौन सी स्टेट में, +3 में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में कितना हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब मैं इसको लिखूं तो किस तरह से बना सकता हूं इनको, इसमें 5 डी ऑर्बिटल तो मैं कैसे बनाऊंगा, समान ऊर्जा स्तर के बनाऊंगा जो टाइटेनियम के, 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डॉट है, काउंट करने के लिए लगा दिए। अब क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल है वो इस तरह से स्प्लिट हो जाएंगे, और यहां पर ये डी ऑर्बिटल है वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये संभ्रंज ऊर्जा स्तर है, कैसे, संभ्रंज यानी समान ऊर्जा के। ये कौन से हैं, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड।
ये dx स्क्वायर y स्क्वायर और d z स्क्वायर। एक छोटी सी बात ये है, वो बताना भूल गया मैं, यहाँ बता देता हूँ। ये तीन है और तीन की ऊर्जा समान है, समान ऊर्जा वाले को क्या बोलते हैं? डीजनरेट। तो इसको बोलेंगे तीन है तो ट्रिपली डीजनरेट, और इसको T2 से मेंशन करते हैं। और जी यहाँ आप लगाते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के कारण, कि ऑक्टाहेड्रल जो फील्ड होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, इस वजह से इसमें जी लगाते हैं। और ई जी का मतलब क्या होता है? डबली डिजनरेट। ई का मतलब डबली डिजनरेट होता है, जी का मतलब जीरेड यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो T2G और EG इस कारण यहाँ पर मेंशन करते हैं। यहाँ पर भी मैं लिखूंगा T2G और EG। अब सुनो आप, अब क्या करेगा, यहां पर मेरे पास में टाइटेनियम प्लस 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में एक। वो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर दिया, और यहां पर यहां ही तो भरूंगा मैं वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, ये काम जो मैंने ऊपर यहां तक किया है, ये वाला, ये है प्रकाश की अनुपस्थिति में। प्रकाश की अनुपस्थिति का मतलब है अभी तक इसने किसी प्रकार की कोई विद्युत चुंबकीय तरंगों से कोई अवशोषण प्रदर्शित नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये तीन डी ऑर्बिटल है और यहां पर कितने हैं? दो डी ऑर्बिटल है। मैं क्या करूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करवाऊंगा, और वो इलेक्ट्रॉन अवशोषण करके कहा जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में। इलेक्ट्रॉन अवशोषण होगा और अवशोषण करके कहा जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो यहां पर जो अवशोषण हो रहा है वो कौन से क्षेत्र से होगा? दर्शित क्षेत्र से होगा। अब दर्शित क्षेत्र से कैसे पता चला? स्पेक्ट्रम की सहायता से पता चला। वो स्पेक्ट्रम अपन मेंशन करते हैं, देखो। मोलर एब्जॉर्बेंस और दूसरा हो गया वेवलेंथ। ठीक है, ये मोलर एब्जॉर्बेंस और दूसरा क्या हो गया? वेवलेंथ। इसमें ग्राफ खींचते हैं तो अपन ये पाते हैं कि ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, यहां पर अपने पास में क्या आएगा? ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ 20-300 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ दो तरह के बैंड आते हैं। ये वाली जो लाइन आती है वो यूवी स्पेक्ट्रम से संबंधित है। किससे? यूवी से। और ये वाली जो लाइन है, ये जो उभार आ रहा है, इसको अपन विजिबल रीजन से मानते हैं। कौन से? विजिबल से। जो 20-300 सेंटीमीटर इनवर्स ये जो वेवलेंथ है वो कौन से क्षेत्र में आती है? विजिबल रीजन में। इसका मतलब यहाँ पर दो बैंड प्राप्त होते हैं अपने को TIS-206 के, एक तो यूवी स्पेक्ट्रम से संबंधित और एक विजिबल। और विजिबल स्पेक्ट्रम से संबंधित आ रहा है, इसका मतलब ये रंगीन दिखाई देगा, और ये रंगीन दिखाई देगा तो इसका रंग कैसा होगा? बैंगनी रंग होगा। बैंगनी रंग होगा। इसको कैसे बताएंगे अपन? ये बताएंगे कि इस तरह से यहाँ से डीडी संक्रमण हुआ है। कौन सा संक्रमण हुआ है? डीडी संक्रमण। और डीडी संक्रमण में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो दर्शित क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करके गया है, जिसके कारण यहाँ पर डीडी संक्रमण हुआ है। फलस्वरूप ये यौगिक बैंगनी रंग का अपने को क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है। तो ये तो हुई रंग की व्याख्या। ठीक है, और दूसरा स्पेक्ट्रम अपन ये बनाएंगे, ये प्रैक्टिकली बेस्ड है पूरा, तो इसको याद ही रखना पड़ेगा अपने को, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि क्या ये जो रंग प्रदर्शित हो रहे हैं डीडी संक्रमण में, इस रंग से भी कोई प्रभावित होता है क्या? क्या रंग को प्रभावित करने वाले कोई कारक भी है क्या? है ना, उनकी बात अपन करते हैं। देखो, रंग को प्रभावित करने वाले कारक, कि रंग को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि रंग की तीव्रता में क्या परिवर्तन आ सकता है, कोई भी यौगिक रंगीन है कि नहीं है। इन सब बातों का पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसे कारक पढ़ते हैं। सबसे पहला है लिगेंड की प्रकृति। पहला कारक अपन पढ़ते हैं
लिगेंड की प्रकृति। नेचर ऑफ लिगेंड। दूसरा कारक अपन लिखते हैं धातु पर आवेश। चार्ज ऑन मेटल। थर्ड फैक्टर अपन लिखते हैं संकुल आयन, कोई भी ले लो, डी इलेक्ट्रॉनिक, धातु पर डी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, धातु पर डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल। वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। देखो लिगेंड की प्रकृति का मतलब सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दो प्रकार के लिगेंड बताए थे। एक बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा बताया था वीक फील्ड लिगेंड। यानी ये तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और ये कौन सा है, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। एक तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और एक दूसरा कौन सा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है वो क्या होता है, जब केंद्रीय धातु परमाणु के पास में डी ऑर्बिटल जो भी 5 है उन डी ऑर्बिटल की तरफ वो अग्रसर होता है, तो जो ये स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग को क्या करेगा, बढ़ा देगा। बढ़ा देगा इसका मतलब इनके बीच में जो एनर्जी गैप है सीएफएससी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जरा इमेजिन करो, मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और अपन ने यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन भरा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी गैप है वो बढ़ गया। इसका मतलब इसके उत्तेजन के लिए, है ना, इसके एक्साइटेशन के लिए किसकी ज्यादा जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। यानी एनर्जी का मान बढ़ गया तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। समझ में आ रही बात, लेमडा की वैल्यू घट गई। इसका मतलब रेडियो वेव से, वो स्पेक्ट्रम देखो आप पीछे वीडियो में, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल यूवी, इधर जा रहे हैं अपन। अब मान लो ये है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, कोई ऐसा लिगेंड है जो वीक है, वीक होने के कारण इनमें जो स्प्लिटिंग का गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन को उत्तेजन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो लेमडा बढ़ गई ना, लेमडा क्या हो गई, बढ़ गई। उस स्थिति में ये दृश्य क्षेत्र से बिलोंग नहीं करेगा, और दृश्य क्षेत्र से बिलोंग नहीं करेगा तो रंग दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब रंग का दिखाई देना इन पर भी निर्भर करता है कि इसकी स्प्लिटिंग कैसी हुई है। जिससी स्प्लिटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आवश्यक ऊर्जा, एक्साइटेशन के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, दूसरा धातु पर आवेश। एक चीज देखो, सेकेंड फैक्टर बात करते हैं धातु पर आवेश। मान लो मेरे पास में एक धातु है M+1 और एक धातु है मेरे पास M+3, सेम धातु है, सेम मेटल, सेम मेटल अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 का मतलब यहाँ पर रिक्त डी कक्षक ज्यादा है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, रिक्त डी कक्षक ज्यादा, रक्षक नहीं कक्षक, रिक्त डी कक्षक ज्यादा है। और जितने ज्यादा रिक्त डी कक्षक हैं ये इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, तो लिगेंड उसी स्पीड से आएंगे। क्योंकि लिगेंड को क्या करेंगे, रिक्त डी कक्षक मिलेंगे ताकि अपने लोन पेयर वो इसमें डाल सके। और जितने लिगेंड आने की संभावना होगी स्प्लिटिंग इसमें उतनी क्या होगी, ज्यादा। जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो डीडी संक्रमण की संभावना उतनी क्या रहेगी, ज्यादा। तो योग्य क्या दिखाई, रंगीन। तो धातु आयन पर आवेश के आधार पर भी अपन क्या दे सकते हैं, रंग की व्याख्या कर सकते हैं कि धातु आयन पर जितना अधिक आवेश होगा उतना ही लिगेंड के लिए रिक्त डी कक्षक की उपलब्धता ज्यादा रहेगी। फलस्वरूप लिगेंड की आसानी से डी में अपने इलेक्ट्रॉन, धातु के डी में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, जिसके कारण स्प्लिटिंग अधिक होगी, फलस्वरूप डीडी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है धातु पर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही है, इसी का दूसरा रूप है कि मान लो मेरे पास में एक तो D1 है और एक D3 कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको उल्टा याद रखना है, D3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है जबकि D1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम। कम है तो रिक्त डी कक्षक ज्यादा है, तो आसानी से क्या होगा, लिगेंड आ जाएगा। लिगेंड आने पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और स्प्लिटिंग होने पर डीडी संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये मुख्य फैक्टर थे जो रंग को प्रभावित करते हैं। अब दूसरा अवशोषण का स्रोत, जैसे मैं क्वेश्चन इसमें डालता हूं, जो लिगेंड रंग को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित ये क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि अपने कोई समस्याओं का सामना एग्जाम में नहीं करना पड़े। क्वेश्चन आता है कि निर्जलीय कॉपर सल्फेट रंगहीन तथा, या जबकि भी लिख सकते हो, जबकि जलीय कॉपर सल्फेट रंगीन होता है, क्यों? प्रभावित करने वाले कारकों से एग्जाम में ये क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो इसको अपन किस तरह से बता सकते हैं? आप वीडियो पॉज करके पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसका रीजन। देखो, कॉपर सल्फेट के मोलिकुलर वेट को देखें अपन, तो कॉपर सल्फेट का मोलिकुलर वेट CuSO4.5S2 होता है। ये मोलिकुलर वेट होता है। इसको इससे मोलिकुलर वेट अपन मेजर करते हैं। इसका मतलब कॉपर सल्फेट के साथ में 5 H2O के अणु किसकी फॉर्म में काम करते हैं? लिगेंड की फॉर्म में। ये संकुल बनाते टाइम यानी कॉपर की तरफ कितने लिगेंड आ रहे हैं? 5, और एक ASO4 कितने आ रहे हैं? 6। इसका मतलब कॉपर के जो डी ऑर्बिटल हैं, वो डी ऑर्बिटल इन लिगेंड की उपस्थिति के कारण उनमें विपाटन होगा, उनमें स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होने के कारण बताओ डीडी संक्रमण की संभावना होगी कि नहीं? डीडी ट्रांजिशन की होगी। अब डीडी संक्रमण की संभावना होगी, इसका मतलब वहां पर यौगिक के रंगीन होने की संभावना या कलर्ड होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी। जबकि यहाँ पर निर्जलीय कॉपर सल्फेट का मतलब यहाँ पर H2O लिगेंड उपस्थित नहीं है। तो H2O लिगेंड उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर जो मेटल के डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल हैं, उनकी डीजनरेसी रिमूव नहीं होगी, फलस्वरूप उनमें स्प्लिटिंग या विपाटन की संभावना बहुत कम होगी, और विपाटन की संभावना कम होगी तो डी ट्रांजिशन की संभावना भी क्या होगी? बहुत कम। फलस्वरूप ये यौगिक रंगहीन दिखाई देते हैं। ये इसका लॉजिक जाएगा। अब दूसरा अवशोषण, पहला अवशोषण स्रोत अपन ने डीडी संक्रमण पढ़ा है। दूसरे अवशोषण स्रोत की बात करते हैं जिसकी वजह से संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण संकुल।